अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और मैं हूं आपके साथ रमशा कंवल। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस अच्छी बात के साथ कि इंसान का अखलाक बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के अच्छे या बुरे होने का पता सबसे पहले उसके अखलाक से पता लगता है, ज़ाहिर हो जाता है। और दुनिया और अगर आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो आप अपने अखलाक की बदौलत ही पा सकते हैं। अगर किसी इंसान का अखलाक अच्छा होता है तो लोग उसे मिलना पसंद करते हैं, उससे बात करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी का अखलाक ही अच्छा ना हो, वो लोगों से अच्छे तरीके से पेश ना आता हो, लोगों से सलाम दुआ ना करता हो, किसी से हंस के बात ना करता हो, तो उससे कोई मिलना भी नहीं चाहता, उससे कोई ताल्लुक भी रखना नहीं चाहता। तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि सबसे बेहतरीन वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं, जो इंसानों के साथ अच्छा है। तो इंसान किसी से छोटे या बड़े होने की बुनियाद पर किसी से अच्छा बर्ताव ना रखे, अजनबी या जानने वाले होने की वजह से अच्छा बर्ताव ना रखे, बल्कि जिससे भी मिले अच्छे अखलाक से मिले। और अगर अच्छा अखलाक हम अपना बना लेंगे तो फिर हमारा जो मुआशरा है वो भी हेल्दी हो सकता है। तो हम आगे बढ़ेंगे इस अच्छी बात के साथ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज के मौसम की बात करते हैं। मौसम बहुत ही खूबसूरत है। लाहौर में तो धुंध इतनी ज़्यादा शदीद है कि हद निगाह जो वो सिफर रह गई है। और अब जो मिनिमम दर्जा हरारत है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद अगर इस्लामाबाद का रुख करें तो वहाँ पर भी खूब सर्दी पड़ रही है। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 4 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद अगर हम कराची की बात करें तो कराची में आज सूरज निकला है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर का रुख करें तो पेशावर में सूरत हाल कुछ यूँ है कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा आज 16 तक जाएगा। जबकि कोयटा की अगर बात करें तो कोयटा में खूब ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, बर्फ़बारी हुई जिसके बाद हर शय पर बर्फ़ जमी हुई है। -7 डिग्री सेंटीग्रेड आज पारा जाएगा, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। और इसके बाद मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत -3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, अपना रखिए, अपने आप को वार्म अप रखिए और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप अपनी बॉडी को कवर अप करके रखें और आप इस सर्दी के मौसम को खुल के एंजॉय करें, ना कि आप बीमार हो जाएं और बिस्तर पे पड़ जाएं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि अपना डे आप वेदर के अकॉर्डिंग प्लान करें, अच्छी बात से आगाज़ करें और मज़ेदार से नाश्ते के साथ हमारे साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान में मौजूद रहिए। हम आगे बढ़ेंगे और एक और ख़बर आपसे शेयर करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके हब में 7वीं जीप रैली का आगाज़ कर दिया गया, तैयारियाँ उसकी स्टार्ट कर दी गई हैं और एक बार फिर खतरों के खिलाड़ी ज़ोर शोर के साथ उनकी फर्राटे वाली जो गाड़ियाँ हैं वो जाएंगी और खूब ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर, पथरीले ट्रैक्स पर मुकाबले का आगाज़ कर दिया जाएगा। तो इसी पर बात करते हैं कि किस तरीके से मुकाबला होता है, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और कितनी मुश्किल तैयारी होती है। जीप रेसर सलमा खान हमारे साथ मौजूद है, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सलमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सलमा, अब ये जो तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं जीप रैली की, और कितना मुश्किल होती है एक तो और कितनी एडवेंचरस होती है सबसे ज़्यादा, तो पहले ये बताइए। एडवेंचर्स तो बहुत ज़्यादा होती है और मुश्किल भी होती है, काफ़ी चैलेंजिंग गेम है। और जैसे आपने बताया अभी 7th हब रैली का जो है आगाज़ हो चुका है और तैयारियां खूब चल रही है। मैं इधर इस्लामाबाद से, हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल हम लोग, हमारी टीम भी चली जाएगी यहाँ से। और पहले इसका ट्रैक 12 किलोमीटर था, लेकिन अब इसको, और मतलब ये छोटा ट्रैक है लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग है, लेकिन इसको अब ट्रैक को मज़ीद बढ़ा दिया गया है और ये 20 किलोमीटर्स पे हो गया। सही। तो इस दफ़ा क्या बताया जा रहा है कि कब से हम जीप रैली का आगाज़ हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगी ये रैली? जी 18 को और 19 को है। 18 को टैगिंग होगी और सारे रेसर्स जमा होंगे, ट्रैक को देखा जाएगा, उसकी रैकी करेंगे और 19 को जो है वो रेस स्टार्ट होगी। ठीक है। अच्छा, कितने खिलाड़ी होंगे इस दफ़ा जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं इस रैली में सलमा?
50 प्लस हैं, और जो लेडीज़ हैं जो अब तक जो हमें पता लगा है वो लेडीज़ जो हैं इस बार वो 7 लेडीज़ हैं। हब जो है वो कराची से तकरीबन 1 आवर जो है डिस्टेंस पे इसका ट्रैक है, तो ये कराची के करीब भी है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें मुझे जो ये खुशी है कि फीमेल जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा आ रही हैं इस बार। चले तो ज़रा ज़बरदस्त हो जाएगा। और मेल्स कितने होते हैं और दोनों का मुकाबला एक साथ होता है? नहीं, फीमेल इसमें कैटेगरीज वाइज होती हैं। इनको जो गाड़ियां होती है उनके बेस पे प्रीपेड, स्टॉक और वुमेन, इनको 3 कैटेगरीज में कर दिया जाता है। और प्रीपेड में भी आगे 4 कैटेगरीज होती है, प्रीपेड A, B, C, D, इस तरह करके उनको डिवाइड कर दिया जाता है। मेल की अलग से रेस होती है और वुमेन की जो कैटेगरी है वो अलग से रेस करती है। ठीक है, तो कैटेगरीज क्या गाड़ियों के सीसीज पर भी डिपेंड करती हैं, और कौन कौन सी गाड़ियां ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं इस रेस के अंदर? जी बिल्कुल, गाड़ियों को देखकर ही, जिसकी गाड़ी जितनी अगर 4000 सीसी है या 3 है तो उस पर डिपेंड करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग गाड़ियों को मॉडिफाई करके लेके जाते हैं, फिर उसको देखा जाता है कि जिसकी गाड़ी मतलब अगर प्रीपेड की है तो प्रीपेड में होगी। और वुमेन कैटेगरी जो है वो ओपन कैटेगरी है, उसमें आप कोई भी गाड़ी लेकर जा सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन जो मेल कैटेगरी है उसमें 4 मतलब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, A, B, C, D। और उनमें जो है मतलब अगर जो सबसे बड़ी गाड़ी, जैसे कि अगर आप गाड़ियों की बात कर रही हैं, डिफरेंट गाड़ियां जाती है, कोई टकूमा लेके आता है, कोई वीगो लेके आता है, कोई रीवो लेकर आता है। फिर उसको छोटी जिमनीज भी आती हैं, जो छोटी जीप्स होती हैं वो भी आती हैं। मैं खुद जो चला रही हूँ इस बार वो मैं टकूमा लेकर जा रही हूँ, वो 4000 सीसी है। ठीक है, तो सलमा कितनी तैयारी आप लोग करते हैं कि हमने इस रैली में जाना है? प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं और किन ट्रैक्स के ऊपर प्रैक्टिस होती है आप लोगों की? जी हम लोग प्रैक्टिस जो है वो उन्हीं ट्रैक्स पे करते हैं। ये वाली जो रैली है ये थोड़ी सी छोटी है, उसका ट्रैक थोड़ा छोटा है 20 किलोमीटर, लेकिन चैलेंजिंग है। तो हम लोग ये है कि 2 दिन 3 दिन पहले जाएंगे और वहीं पे जाके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह हर ट्रैक पर डिपेंड करता है। जैसे इससे अगली आ रही है चोलिस्तान, लेकिन चोलिस्तान जो है वो काफ़ी बड़ी रेस है, तो हम उसके लिए जो है 6-7 दिन पहले जाएंगे और मे बी 8 डेज भी हो सकते हैं। फिर वहीं जाके हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा सलमा, एक तो क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है, इतनी हेल्दी एक्टिविटी है, ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है, मुझे भी हिस्सा लेना हो और हमारी जो ख़वातीन है अगर वो भी हिस्सा लेना चाहती हों तो वो क्या तरीक़ाकार होता है और कितने टाइम पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी पड़ती है? प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ेगी उन्हें? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया मुझसे कि मतलब अगर फीमेल आना चाहे। देखिए मैं खुद इस जो स्पोर्ट्स में हूँ, मैं मतलब मेरी स्किल्स तो है, लेकिन ये मोटर स्पोर्ट्स जो है ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है, वैसे इतना एक्सपेंसिव मतलब अगर देखें क्रिकेट और उससे थोड़ा सा कम ही है, लेकिन आप मतलब इंडिपेंडेंटली आप नहीं जा सकते, आपको स्पॉन्सर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, जैसे कि मुझे खुद टॉप सिटी 1 जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है, मैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो काफ़ी फीमेल्स घरों में हैं, मैं खुद जानती हूँ। मुझे खुद मतलब कि लड़कियाँ जो अप्रोच करती हैं वो कहती हैं कि हम लोग आगे आना चाहती हैं। तो लोग मतलब हुकूमत को भी चाहिए और बाकी ब्रांड्स को भी चाहिए कि वो फीमेल को प्रमोट करे, जैसे कि मुझे प्रमोट किया जा रहा है, मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही है। और आपके लिए भी अब यही, अगर आप आना चाहती हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो है, जैसे अब हब रैली है, आप सोशल मीडिया पे जाएँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पे जाएंगी आप, वहाँ पे नंबर्स दिए होते हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल करते हैं, फिर वो आपकी सारी रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 2-3 दिन पहले आके प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा सलमा, क्योंकि स्पीड लिमिट जो है वो कोई तयन होता है या जब रेस लग रही होती है तो जनाब बस जीतने की दौड़ में सब लगे होते हैं? सलमा देखिए, जिसने अगर माइंड में ये रखा है कि मैंने इस रेस को विन करना है तो वो थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं क्योंकि काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट ट्रैक होते हैं। बिल्कुल माइंड में ये रखना चाहिए कि हमने जिस हिसाब से जितनी प्रैक्टिस की है, ठीक है, उस हिसाब से हमें गाड़ी और अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आप अगर ओवर हो जाएंगे तो फिर आपसे गाड़ी, क्योंकि इसमें आपके पास चांस नहीं होता। इस रेस में जब हिस्सा लेते हैं तो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? क्योंकि जिस तरह का इलाका है, जिस तरह का ट्रैक है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ऊंचे नीचे रास्ते हैं, फिर डेजर्टेड एरिया है, मट्टी, धूल, तो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? और फिर कभी आपकी हेल्थ मुतासर हुई है उन चीज़ों की वजह से? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले आपको फिजिकली फिट होना पड़ता है, आपको जिम भी जाना है, हेल्दी फूड खाने हैं। और देखिए
कुछ भी हो सकता है, आपकी गाड़ी उलट सकती है, लेकिन हमारे पास जो है वो सेफ्टी के लिए मतलब आप गाड़ी में रोल केज लगे हुए होते हैं, तो अगर गाड़ी 2-3 बार उलट भी जाती है बंदा बच के निकल आता है। लेकिन सिर्फ आपको ये करना है कि आपकी मतलब फिजिकल आप लोग फिट हो, बिल्कुल जिम जाना ज़रूरी है, हेल्दी फूड खाना है। डस्ट वगैरह तो बहुत ज़्यादा होती है, अगर डस्ट से जो एलर्जिक हैं तो वो तो नहीं जा सकते, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे लोग मास्क वगैरह पहन के फिरते हैं। डिफिकल्ट और चैलेंजिंग है, जिसको शौक है वही आगे आ सकता है। शुरू में कभी डर लगा है सलमा, जब आपने फर्स्ट टाइम हिस्सा लिया हो तो आप जो है ना वो यकीनन क्योंकि एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, डर भी लग रहा होता है कि आगे क्या होगा, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। नहीं, डरी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी भी नहीं डरी हूँ। इवन जो मुझे मेरी जब भी टीम होती है मेरे साथ जाती है माशाल्लाह, तो वो मुझे कहते हैं कि भाई आप थोड़ा कंट्रोल करें, और जितने भी बाकी रेसर्स जो फेलोज हैं, मेरे जो सीनियर्स हैं, वो हमेशा मेरे पास आके यही कहते हैं कि थोड़ा मतलब हौसला करके गाड़ी चलाना। डरती मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, और इस रेस में अगर आप डर गए तो फिर आप रेस कर ही नहीं सकते। टीम मेंबर्स कितने होते हैं सलमा आपकी टीम में? जी मेरी माशाल्लाह टीम है, टीम के हम लोग की जो गाड़ी के लिए वो अलग, लाइक आपके जो मैकेनिक्स होते हैं, फिर हम लोग कैंपिंग करते हैं तो वो अलग हैं, गार्ड्स होते हैं। तो टीम मेंबर्स मतलब ये डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी रेस में जा रहे हैं। ठीक है, तो तकरीबन मेरी तो टीम है 20 तक हैं, टीम मेंबर्स मेरे 20 हैं, और लेकिन हम इसको बढ़ाएंगे भी, हम लोग मेल कैटेगरी में भी जो है अपने जो है रेसर्स लेकर आएंगे आगे। सही, ज़बरदस्त। तो सलमा क्योंकि आपने बताया कि आप डरती नहीं हैं, बड़ी निडर और बड़े दबंग अंदाज में उतरती हैं जब रेस के लिए जाती हैं, तो सलमा जब ये आप नॉर्मल हालात में गाड़ी चलाती हैं इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर, तो ओवर स्पीडिंग की वजह से कितने चालान हुए हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई चालान नहीं हुआ। स्टार्ट पे मेरा मोटरवे पे हुआ था, आज से कोई 7 साल पहले हुआ था, और वो भी ये था कि वो मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं हुआ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज तक चालान नहीं हुआ। मैं खुद कहूँगी लोगों को कि ओवर स्पीडिंग ना किया करें। मुझे शौक है गाड़ी भगाने का, रेस करने का, तो मैं ट्रैक्स पे उतरती हूँ, और इस तरह रोड्स पे मैं खुद भी अवॉइड करती हूँ कि मैं मतलब ओवर स्पीडिंग ना करूँ, और चालान तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं एक रोल मॉडल हूँ लोगों के लिए। जबरदस्त, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि रेसर का जो है वो एक तो आप रोल मॉडल भी, और फिर बड़ा कभी कभी दिल भी चाहता होगा ना, वो अंदर से होता है कि चलो आज गाड़ी भगा के देखते हैं। नहीं, दिल कभी कभी चाहता है, देखें दिल चाहता है, लेकिन रोड्स ट्रैफिक ये देखकर गाड़ी चलानी चाहिए। हम मतलब अगर रात के 12-1 बजे अक्सर हो के हम हाईवे पे जा रहे हैं कुछ और एम्प्टी हो, तो फिर थोड़ी सी स्पीड, वो भी मतलब के ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें ख्याल रखना चाहिए, पीछे अपने घर वालों को देखना चाहिए कि पेरेंट्स हैं और बहन भाई हमारा जो है वेट कर रहे हैं, तो ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। सही। तो सलमा जब रेसेस जीत जाते हैं तो विनिंग जो ट्रॉफीज हैं वो कहाँ होती हैं, किस तरीके से आपने उनको मैनेज किया, और क्या जो है वो कैश प्राइजेस भी आप लोगों को मिलते हैं, क्या प्राइजेस होते हैं वो? जी विनिंग सेरेमनी जो है, अब तो एक थोड़ी सी छोटी रैली है, तो सुबह स्टार्ट होगी ये 8 बजे और शाम 5 बजे तक खत्म हो जाएगी। ठीक है। और जो सेरेमनी है वो वहीं पे ही ये लोग एक मतलब कैंप सा लगाते हैं, वहीं पे ही सेरेमनी भी कर देंगे। लेकिन बाकी बड़ी रैलीज में ये होता है कि वो तो 3-4 दिन की रैली होती है, तो उसमें भी यही होता है कि लास्ट डे पे सेरेमनी करते हैं, फिर सारे रेसर्स आते हैं। कैश प्राइज भी हर मतलब जितनी भी रेसेस हैं, हर रेस के डिफरेंट कैश प्राइजेस होते हैं। इसमें FTD भी देते हैं, फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे, लेकिन फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे ये लोग मेल कैटेगरी को देते हैं, फीमेल कैटेगरी को नहीं देते, जबकि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि फीमेल्स को भी देना चाहिए कि वो भी आती हैं आगे। तो लेकिन अब देखते हैं इस बार क्या होता है। सुनने में तो यही आया कि मेल कैटेगरी को दे रहे हैं और फीमेल को नहीं दे रहे। तो ये क्यों, क्या वजह है इसकी कि ये फीमेल्स को नहीं मिलता है, और फिर अमाउंट कितना होता है सलमा? अमाउंट डिपेंड करता है, डिफरेंट रैलीज का डिफरेंट है, और इसका अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस बार क्या देंगे। लेकिन ये है कि लास्ट टाइम हब रैली में मैं टाइटल विन कर चुकी हूँ माशाल्लाह से। इस बार भी इरादा है कि मैं विन करूँ, तो जो रैलीज आपकी जो पिछली रैलीज है उससे अगली रैलीज में ये लोग थोड़ी सी ना अमाउंट ज्यादा कर देते हैं। ठीक है। हर रैलीज पिछली रैली से मतलब हर जो न्यू रैली है वो पिछली बार जो आपने विन किया तो क्या प्राइस आपको मिला था, क्या अमाउंट आपको मिला था? अच्छा मुझे याद है, इट वाज 75,000 आई गेस। क्योंकि इसकी वजह ये सलमा कि गाड़ी की मेंटेनेंस करना और सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको देखना, तैयारी करना, प्रिपरेशन करना, जैसे कि आपने कहा कि एक महंगा स्पोर्ट है, तो वो सारी चीज़ें स्पॉन्सर के थ्रू मैनेज करती हैं, आप खुद भी करती हैं?
जी मैं यही कह रही थी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। हम लोग के एक्सपेंस मतलब जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हैं इस रेस पे। बिल्कुल मैं खुद जो है वो ये सब कुछ पूरा मतलब नहीं कर सकती हूँ, और मुझे जो स्पॉन्सर कर रहा है वो टॉप सिटी 1 कर रहा है। और मेरे जितने भी रेसिंग के एक्सपेंसेस, अब जैसे देखिए मेरे एयर टिकट्स होंगे, फिर वहाँ पे स्टे होता है होटल में रहना, फिर गाड़ी का फ्यूल है, और हर बार गाड़ी के टायर चेंज होते हैं, उसका पूरा चेकअप किया जाता है। तो ये अच्छे खासे जो है हमारा खर्चा हो जाता है, और ये एक अकेला बंदा तो मतलब नहीं कर सकता, स्पेशली जो फीमेल है तो वो उसके लिए मुश्किल है। सही। तो जर्नी आपका कैसा रहा, क्योंकि अब आप माशाल्लाह एक ब्रांड बन चुकी हैं और अब आप इस्टेब्लिश हो चुकी है, आपकी जो फील्ड में सारी आपकी जो मेहनत है वो अब रंग ला चुकी है। स्टार्ट जब किया था तो कैसे सोचा था कि जनाब इतनी महंगी स्पोर्ट में मैं जा रही हूँ, कैसे करूँगी सारी चीज़ें? देखिए जब स्टार्ट किया था तो बड़े मतलब एक छोटे लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मेरे माइंड में ये था कि मैं इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाऊंगी। मैंने बड़ी मेहनत की। पहले ये था कि मैं छोटे छोटे स्पॉन्सर्स ढूंढती थी, और मतलब कि इधर उधर से बस जाना ज़रूर है, रेंट पे गाड़ी उठा ली, क्योंकि घर वाले जो हैं वो भी नहीं मानते कि भाई आप गाड़ियाँ क्योंकि इसमें तो गाड़ियाँ तोड़ना फोड़ना होती है, और इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत जो है वो काम लाई, और मुझे खुद मतलब ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। और अब इंशाल्लाह आगे तक भी हम लोग का इरादा है, टीम KMK का इरादा है, हम लोग डकार रैली में जाएंगे नेक्स्ट ईयर, और पाकिस्तान से आज तक कभी कोई नहीं गया, और हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे और वहाँ पे भी पाकिस्तान का झंडा लहरा के आएंगे इंशाल्लाह ताला। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू कि आप लोग जाएं और आपकी टीम जो है वो विन करे, और आगे भी पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करें, और जो जिन फोरम्स पे अभी तक हम नहीं गए वहाँ जाकर रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज बिल्ड हो सके। बहुत शुक्रिया सलमा खान। हम प्रोग्राम में अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, और अगला सेगमेंट है जनाब एक वो कि आजकल जो बच्चों में बढ़ती हुई बीमारियां हैं उन पर हम बात करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पे जो पर्टिकुलरली आज हम डिस्कस करेंगे वो ये मसला है कि बच्चों के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे खाना सही से नहीं हजम कर पाते हैं, बच्चे खाना पसंद नहीं कर रहे होते हैं, और डायरिया वगैरह की शिकायत हो जाती है, किसी को स्टूल पास करने में कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी वजूहात होती हैं, और उसकी वजह होती है कि बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं। अभी हालिया तौर पर आपको बताएं कि आलमी इदारा सेहत की एक रिपोर्ट आई है, और एक ये मुश्तरका सर्वे रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक बताया गया है कि पाकिस्तान में 1,70,00,000 बच्चे पेट के कीड़ों की शिकायत में मुब्तला हैं, और जिसमें 1 से 15 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सालाना 40 लाख बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाव की दवा की ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत कैसे पूरी होगी, और क्या किस तरह से हम जान सकते हैं कि हमारे बच्चे के पेट में कीड़े हैं, और फिर उसका इलाज किस तरह से मुमकिन है। तो आज हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर आफिया खालिद। वेलकम टू द शो आफिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक है। आप आफिया, बहुत सारे बच्चों का मसला ये है कि उनके पेट में कीड़े होते हैं और माँ बाप को पता नहीं होता। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किस तरह से करें, पता कैसे चलता है कि बच्चे के पेट में मेरे कीड़े? अच्छा, एक्चुअली हमारे पास जो मदर्स प्रेजेंट करती हैं मोस्टली वो वेग कंप्लेंट्स के साथ आती हैं कि बच्चे के पेट में मुस्तकिल तौर पे दर्द रहता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। कुछ की कंप्लेन होती है कि बच्चा ज़्यादा खाता है, कुछ की कंप्लेन होती है कि बच्चा बिल्कुल नहीं खाता है। कॉन्स्टिपेशन, लूज टूल्स, मोस्टली इसमें एब्डोमिनल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बच्चा सिर्फ एब्डोमिनल सिम्टम्स के साथ ही प्रेजेंट करे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसले होते हैं जो पेट के कीड़ों की वजह से होते हैं। तो उसमें उसकी तशखीस के लिए हमें पहले कंप्लीट हिस्ट्री रिक्वायर्ड होती है कि बच्चे को पेट में दर्द कब से हो रहा है, किस तरह का दर्द है, किस जगह पे ज़्यादा है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम इस बात को जज कर सकें कि मसला बेसिकली बच्चे को है क्या। बच्चे के स्टूल से भी जज किया जा सकता है क्या? क्या बच्चों को अक्सर बहुत ज़्यादा डायरिया रहता है, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसकी वजह भी ये कीड़े हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि एब्डोमिनल सिम्टम्स उसमें ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन या लूज टूल्स के साथ ही प्रेजेंट करते हैं। मदर्स को कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि
कि जब आप मदर्स को ये बात कहें कि आपका जो बच्चा है उसके पेट में कीड़े हैं, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। वो यही कहती हैं कि ये तो कुछ खाता ही नहीं है, क्योंकि जनरली लोग ये सोचते हैं कि अगर आप बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो वो बहुत ज़्यादा खाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। बाज़ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खाने के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं और बाज़ बच्चे बहुत कम खाने के साथ भी प्रेजेंट करते हैं, और उसी की वजह से आपकी बॉवल हैबिट्स भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, कभी एब्डोमिनल पेन। कुछ लोग तो उसको सीरियस भी नहीं लेते, उन्हें लगता है कि बच्चा स्कूल गोइंग एज में है तो इस वजह से ये टेम्प्रेरी है, ठीक हो जाएगा। लेकिन एज क्या होती है, किस एज से लेकर किस एज तक ये जो कीड़े हैं बच्चों के पेट में वो ज़्यादा होते हैं? अच्छा, ये जर्म्स जो हैं पेट के अंदर जाना जो वो तो 6 मंथ्स से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे जो प्रेजेंट करते हैं वो 1 ईयर के बाद प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि तब बच्चे कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनके पेट में दर्द हो रही है या उनकी जो ऑल्टर्ड बॉवल हैबिट्स होती हैं, जिसकी बेस पे वो मदर्स उनको हमारे पास लेकर आती हैं कि बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। तो 1 ईयर के बाद जो है वो ज़्यादा कॉमन है, और स्कूल गोइंग एज जो है 4 to 5 ईयर्स के बच्चे हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। अच्छा, किसी तरह का ख़ास किस्म का कोई फूड है कि बच्चे वो बहुत ज़्यादा लेते हों जिसकी वजह से ये कीड़े हो जाते हैं, या होते क्यों हैं? बेसिक मसला क्या होता है, क्यों हो जाते हैं ये? देखिए, हमारी सोसाइटी में जैसे हमारी कंट्री है वहाँ पे ये है कि आप लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा बच्चे खाते हैं, बाहर के जो कुक्ड फूड होता है वो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आप जितना मर्ज़ी अवॉइड करें आप बच्चों को वो देते हैं जो वो प्रॉपर्ली कुक्ड मीट नहीं होती है। अगर आप मीट दे रहे हैं बच्चे को तो वो प्रॉपर्ली कुक नहीं होती। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर बच्चे बाहर से यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर वॉश नहीं हुए हुए, उसकी वजह से जो है वर्म्स पेट में जाने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो इवन क्रॉलिंग एज में जो बच्चे क्रॉल करते हैं ज़मीन के ऊपर, ज़मीन से चीज़ें उठाकर अपने मुंह के अंदर डालते हैं, आपकी करेंसी जो आप बच्चों के हाथ में देते हैं वो बच्चे अपने मुंह के अंदर डालते हैं, बच्चों की हैंड वॉशिंग प्रॉपर नहीं होती जिसकी वजह से कीड़े उनके पेट में जाते हैं, और ऐसी बहुत सारी वजह हैं जिनकी वजह से कीड़े पेट में चले जाते हैं। तो इसका इलाज क्या होता है? मेडिसिन देते हैं, और वो कितना टाइम उसको लगता है इन कीड़ों को ख़त्म करने में पेट में से? अच्छा, वैसे तो प्रिवेंशन इज़ द बेसिक मेजर कि आपने उसको होने ही नहीं देना है, लेकिन अगर इफ़ इन केस इस तरह हो जाता है तो आफ्टर 1 ईयर हम ये रेकमेंड करते हैं कि एवरी 6 मंथली अगर बच्चे को इस तरह के सिम्टम्स नहीं भी आ रहे तो भी आप उसको पेट के कीड़ों की मेडिसिन दे दें, क्योंकि ना चाहते हुए भी हमारे इंटेक में कुछ ना कुछ अंदर, मैंने आपको पहले भी ऐसे बताया कि मदर्स जो हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती कि नहीं डॉक्टर साहिबा हम तो सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जर्म्स बच्चे के पेट के अंदर चले जाएं, वो तो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं। हालांकि हमें पता नहीं होता, हैंड वॉशिंग में बाज़ दफ़ा मसला होता है, यहाँ तक कि जो मिट्टी होती है जो आप उसमें वो भी अगर आपके नॉस्ट्रल्स के अंदर जाती है तो उसमें भी उसके स्पोर्स जो हैं वो आप इनहेल करते हो, जो आपके लंग्स के इवन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं। बाकी इसकी फर्दर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं जिसको आप, लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब हमें बता रही हैं कि आप अपने बच्चों को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका जो हल है वो यही है कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, खुदारा उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या मुंह में ले रहे हैं, और जो अशिया वो खा रहे हैं, जो फूड वो खा रहे हैं वो होममेड हो, साफ़ सुथरा बना हुआ, और ये ख्याल माएँ ही रख सकती हैं। तो खुदारा जो हमारी माएँ हैं वो थोड़ी सी मेहनत कर लें, बहुत छोटी सी चीज़ें अगर हम वो खुद ही कर लें, वो एफर्ट्स डाल लें, तो हमारे बच्चे इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं, और उनके पेट में जब कीड़े नहीं होंगे तो वो हेल्दी और फिट रहेंगे। और ये जो आपकी बार बार शिकायत है ना कि हमारा बच्चा खाता नहीं है, उसे तो खाना पसंद ही नहीं है, वो भी दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफिया साहब हमारे साथ मौजूद थी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी हाँ जनाब, आज हम बात करेंगे जो कॉन्टैक्ट लेंस है उनका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर जो लड़की है या हम अक्सर ख़वातीन को देखते हैं कि वो लेंस का इस्तेमाल करती हैं। कुछ लोग उनकी नज़र कमज़ोर होती है जिसके लिए वो इस्तेमाल करती हैं, कुछ लोग जो है वो कलर्ड लेंसेज लगाती हैं ताकि वो खूबसूरत नज़र आए, जाज़िब नज़र आए, क्योंकि जो आई कलर है वो चेंज उनको अच्छा लगता है। तो क्या वजह है और किस तरीके से इनका इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से कर सकती हैं ख़वातीन? क्योंकि हम बहुत सारे लेंस लड़कियाँ ले लेती हैं, ख़वातीन ले लेती हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि किस तरह का लेंस लेना चाहिए, कितने टाइम पीरियड तक एक लेंस को यूज़ किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर केयर कैसे हो सकती है। तो आज हम इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि हाँ, लेंस का इस्तेमाल करना वो गलत बात नहीं है, लेकिन किस हद तक किया जाए और जो गलतियाँ हम आम दिनों में कर रहे होते हैं उनको जो है वो अपनी दुरुस्त कर लें, ताकि आपकी जो आँखें जो इतनी खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, उन्हें ख़राब होने से, उनकी तकलीफ से दूर रहें। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे कराती चलूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर
प्रोफेसर जमशेद नासिर साहब जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक है। वेलकम टू द शो सर। और साथ साथ मुझे मोहम्मद सलमान भी ज्वाइन करें जो कि ऑप्टिक एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जो लेंस बनाए जाते हैं वो ह्यूमन फ्रेंडली किस तरह के होते हैं, कौन से लेंसेज को चूज़ किया जाए और किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले तो आगाज़ कर लेते हैं इसी बात से कि एक तो जो रुझान बढ़ गया सलमान, बहुत ज़्यादा लेंस का इस्तेमाल, हर लड़की चाहती है कि जनाब वो रंग बिरंगे लेंस हों ताकि जो है ना जिस कलर के कपड़े हो वैसे ही लेंस लगा ले। चूज़ किस तरह से करें ख़वातीन, और ये इतना ज़्यादा जो फैशन ट्रेंड है ये सिर्फ फैशन की वजह से बढ़ गया या इसकी वाकई हम ख़वातीन को ज़रूरत भी है? देखिए, लेंस चूज़ करने की रीज़न है कॉस्मेटिक लुक, कि चश्मा ना पहना जाए ना आपका। जिनकी आईसाइट वीक नहीं है वो भी पहनना चाहती हैं, जिनकी आईसाइट वीक है वो भी पहन लेती हैं लेंसेज। बट इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहली कोशिश करें कि गो फॉर इंटरनेशनल ब्रांड्स। लेंसेज में आप जब लेंस चूज़ करती हैं तो इंटरनेशनल ब्रांड्स करें कि उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस आप ऑनलाइन भी देख सकती हैं उनकी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि लेंस को इतना यूज़ किया जाए जो उसकी एक्चुअल लाइफ है। अभी आजकल में जो ऑप्टिशियंस हैं वो भी लेंस की जो प्रिस्क्राइब्ड लाइफ होती है वो नहीं बताते कि इस लेंस की लाइफ क्या होती है। तो हमेशा कॉन्टैक्ट लेंस वही बेहतर होता है जितनी शॉर्ट लाइफ का हो। ठीक है। जनरली जो हम लोग कलर लेंसेज यूज़ करते हैं उसमें जो लेंस की लाइफ होती है जनरली दैट इज़ 1 मंथ, कि आप लेंस को 1 माह तक पहन सकते हैं। उसमें जो डेली वेयर ड्यूरेशन है दैट इज़ 8 to 10 hours, उसको पहन के सोया नहीं जा सकता। सही। बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप 1 day लेंस भी पहन सकते हैं, दैट इज़ डेली डिस्पोजेबल लेंसेज, कि आप 1 time यूज़ करेंगे, सुबह पहनेंगे, रात को डिस्पोज ऑफ कर देंगे। सही। तो जितनी शॉर्ट लाइफ का लेंस पहना जाए उतना बेहतर है। तो यानी ये जो 1 day लेंस आ गया है ये ज़्यादा बेनिफिशियल, हम तो इसे कहते हैं शायद कोई चीप क्वालिटी होगी या इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसमें बस सस्ता सा बना दिया होगा और बस शॉर्ट टर्म के लिए आपने लगाया और जी फंक्शन ख़त्म, फेंक दे। ऐसा नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट ऐसा था कि लेंस को पहना जाता था और उसको साल पहना जाता था। Exactly, 1 साल 2 साल तक लोग एक्सटेंड करते थे। बट अब ऐसा नहीं है। इंटरनेशनली जितना लेंस की लाइफ शॉर्ट हो वो आपकी आँख की हेल्थ के लिए इतना बेहतर है। सही। डॉक्टर साहब, ये जो आई केयर है ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन ये करती हैं, जैसे कि अभी सलमान ने भी बताया कि 1 साल तक वो लेंस इस्तेमाल हो रहे थे क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी और हमारे लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नई थी, हमने जो देख के बस अडॉप्ट कर लिया और लगा लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आई केयर कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने घंटे एक आँख में लेंस लग सकता है और फिर उसको उतारें तो किस तरीके से जो है अपनी आई को भी प्रोटेक्ट आप करें, वॉश करें या क्या करें? जी हाँ, देखिए कॉन्टैक्ट लेंस जो है ये एक फॉरेन बॉडी है, एक ऐसी चीज़ है और आँख जिस्म के उस हिस्से पे लगाई जाती है जो मोस्ट सेंसिटिव है। बिल्कुल। तो इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। अगर ये कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती तो शायद मैंने और सलमान साहब ने ग्लासेस ना लगाए होते। बिल्कुल। ठीक है ना। तो एक फॉरेन बॉडी को आप बहुत देर तक आँख पे नहीं रख सकते। जैसे कि सलमान ने भी कहा कि ये जो डेली डिस्पोजेबल इसलिए आया ताकि लोग जल्दी पहने और जल्दी उतार दें उसको। सही। आँख बहुत ही डेलिकेट कॉर्निया है जिसके ऊपर ये रहता है और जितना देर ये रहेगा उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ग्लूकोज नहीं मिलेगा। होता यह है कि जो कॉर्निया है जो आई का ट्रांसपेरेंट शीशा जिसे हम कहते हैं, और ये एक बहुत ही अहम स्ट्रक्चर है क्योंकि इससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट इमेज बनाती है और ये कॉन्टैक्ट लेंस उसके ऊपर आता है और जब ये इसके ऊपर आता है तो जो ऑक्सीजन उसको मिल रही होती है एनवायरनमेंट से वो रुक जाती है। तो इसी वजह से कॉन्टैक्ट लेंस जो है ऐसे लेंसेज डेवलप किए गए जिनमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती थी फिर ऑक्सीजन आगे मिलती है। लेकिन ये आप देख लीजिए चाहे कितना भी अच्छा कॉन्टैक्ट लेंस हो वो ऑक्सीजन को रोकेगा और जितनी देर वो रोकेगा उतना ऑक्सीजन डिप्राइव होगा कॉर्निया और कॉर्निया में उसके इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट लेंस को मैं ये समझता हूँ कि किसी भी कॉन्टैक्ट लेंस को आँख पे इस्तेमाल करने का एक टाइम होता है। ठीक है। वो 20 ईयर्स हो सकता है, वो 10 ईयर्स हो सकता है, वो 30 ईयर्स हो सकता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये पेशेंट पे डिपेंड करता है या लगाने वाले पे कि वो उस 20 ईयर्स को कंटिन्यूसली लगा के एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए कि वो उसकी आंख उस कॉन्टैक्ट लेंस को बर्दाश्त ही ना कर सके और ऐसी स्टेज आती है कि आई एकदम रेड हो जाती है और फिर पेशेंट या जो भी लगाने वाला है वो नहीं लगा सकता। तो इसको जब भी लगाना है तो बहुत थोड़े टाइम के लिए लगाएं, आँख को रेस्ट दें, ज़्यादा ग्लासेस लगाएं
और जहाँ ज़रूरत हो, जैसे बाहर जाना है, कोई फंक्शन पार्टीज़ हैं, तो तब ये कॉन्टेक्ट लेंस का अच्छा इस्तेमाल सलमान, किया आप ये जो बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो ऑप्टिशियंस है वो ज़्यादातर बताते ही नहीं कि लेंस की लाइफ क्या है, और मसला ये भी होता है कि जो ख़वातीन है वो ज़्यादातर चाहती नहीं कि हम ऑकवर्ड लगेंगे अगर हम ग्लासेस का इस्तेमाल करेंगे। तो डिफरेंस वाकई क्या होता है कि ग्लासेस का इस्तेमाल करने में और लेंस का इस्तेमाल करने में, इस पर भी हम बात करेंगे। कॉलर्स कुछ हमारे साथ हैं, उनके सवाल भी शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास हसन अब्बास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाहते हैं हसन? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे मैडम 5 साल से ग्लासेस लगी हुई हैं, तो मैडम मुझे किसी ने कहा था कि अगर आप लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो मतलब कि आईज इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं प्रोग्राम देखा था, उसमें वो बता रहे हैं कि जी लेंस आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का आ गए। मेरा ये सवाल है कि लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब कि ग्लासेस की जगह? ठीक है। कोई लॉन्ग टाइम कोई मसला तो नहीं हो सकता मतलब कि मेरी आई साइड से ज़्यादा? ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ, खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम। जवेरिया एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। टिमशा आज आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहती हैं जवेरिया? जवेरिया का सवाल ही नहीं आया और जवेरिया की कॉल ड्रॉप हो गई अनफॉर्चुनेटली। हसन का सवाल ये था कि वो आंखों की उनकी जो आई साइट है वो कमज़ोर है और लेंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। सलमान, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं उनको कि जिनकी नज़र कमज़ोर हो, क्योंकि जैसे हर वक्त चश्मा पहन सकते हैं वैसे हर वक्त लेंस तो नहीं लगा सकते? जी, उसके लिए जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि आप कॉन्टैक्ट लेंसेज को इवेंट्स के लिए रख सकते हैं कि आप इवेंट्स में यूज़ करें। उसमें जिस तरह जिसकी आई साइट वीक है उससे लेंस से उसको विजन मिलेगी डेफिनेटली। जब वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड लेंस पहनेगा उसको विजन मिलेगी, बट चश्मा पहनने का फ़ायदा ये है कि उसमें आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही होती है। जो आपकी आई साइट वीकनेस का कॉज है, जितनी हार्मफुल रेज होती हैं, जो आपके स्पेक्टिकल लेंसेज हैं, ये उसको प्रोटेक्ट कर लेती हैं। बट कॉन्टैक्ट लेंसेज में अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपकी हार्मफुल रेजेस को जो आपकी आंख तक पहुंचती हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो बेहतर यही है कि आप चश्मे को मैक्सिमम टाइम पहने। सही है। उसका फ़ायदा ये है कि आपकी विजन स्टेबल भी रहती है और इम्प्रूव होने के चांसेस भी होते हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि जनाब हमने लेंस लगा के हम सो गए, तो वो सो सकते हैं लेंस लगा के? नहीं, सो तो नहीं सकते लेंस पहन के। लेंस की जो ड्यूरेशन मैंने आपको बताई है वो 8 to 10 आवर्स मैक्सिमम। ठीक है। उसको पहन के सोया नहीं जा सकता। रोया जा सकता है, रोना आ जाए, आंसू निकल जी, रोया जा सकता है। बिल्कुल रोने का बड़ा मसला होता है। ये मेकअप जो लोग ख़वातीन करती हैं, मेकअप में भी वो केयर नहीं की जाती कॉन्टैक्ट लेंसेज में। बिल्कुल। तो वो अगर आप, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव सा लेंस होता है, आपके नेल से भी डैमेज हो जाता है, मेकअप लगने से भी लेंस ख़राब हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी रीज़न होती है कि इस तरह की चीज़ों की वजह से। मेकअप करने वाली ख़वातीन क्या करें, क्योंकि मेरी बहुत सारी कोलीग्स हैं, तो वो तो मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि आज तक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मेकअप लगाने से पहले लेंस लगा लिया जाए या बाद में लेंस लगाया जाए? पहले लेंस लगा लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको आंखों को बंद रखना पड़ेगा मैक्सिमम टाइम। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक बड़ा मसला है कि जनाब जो लोग ज़्यादातर लेंस का इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि जनाब दिन भर लेंस लगाए रखे, 7-8 घंटे घूम फिर के आए, अपना काम मुकम्मल करके आए, तो रात में बहुत ज़्यादा आंखें दुखती हैं, बहुत सारे लोगों की आंखें रेड हो जाती हैं, तो उसकी क्या वजह होती है? देखिए, जो सवाल इन साहब ने पूछा और जो आप बात करी हैं तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें। हर लेंस हर आई के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है। 2 तरह के जनरल लेंसेज होते हैं, एक है हाइड्रोजेल, सिलिकॉन बेस्ड सिलिकॉन हाइड्रोजेल। सही है। और हार्ड गैस परमिएबल लेंसेज, ये तो उनकी टाइप है। फिर उनका वेयरिंग टाइम है, डेली डिस्पोजेबल है, वीकली डिस्पोजेबल है। तो ये हर शख्स, जैसे उन्होंने कहा कि मेरे लिए सूटेबल है, वो तो देखा जाएगा उनके लिए क्या सूटेबल है, वो लगाया जाएगा। हर लेंस हर आई के लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आई प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होती हैं लेंस के इस्तेमाल की वजह से ज़्यादातर लोगों को? देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, और वो ये है कि ख़ासकर जो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं बच्चियाँ तैयार होने के लिए, वहाँ उनको मेकअप के साथ लेंस भी ऑफ़र किए जाते हैं।
और अनफॉर्चुनेटली वो लेंस जो मेरे इल्म में है वो इस्तेमाल किए होते हैं लेंस, ये नए या फ्रेश लेंस नहीं होते। हर मतलब आपको पता नहीं है कि जिसने पहले इस्तेमाल किया उसको क्या आई डिज़ीज़ थी या कोई सिस्टेमिक डिज़ीज़ थी। वायरल इन्फेक्शंस हैं, हेपेटाइटिस है, एड्स है, वायरल कंजक्टिवाइटिस है, अगर वो उसके साथ कंटेमिनेटेड हो गया तो ये आगे ट्रांसफर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा मसला है कि वो जैसे हम शुरू में बात भी कर रहे थे कि वो 8-10 लेंस खरीद के रख लिए हमने हर कलर के, और अब आज शादी में जाना है तो एक रमशा ने लगा लिया, एक मेरी बहन ने लगा लिया, और उससे पहले वही लेंस किसी और ने लगाया, मतलब मेरी बहन भाइयों में से किसी ने लगाया। तो मतलब ये जो मल्टीपल लोग एक लेंस को कहते हैं जी वॉश हो गया अब तो आप लगा सकते हैं, तो ये ठीक है, लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, स्ट्रिक्टली ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये नहीं लगाना चाहिए। नहीं पता बहन भाइयों में भी आपस में क्या कोई बीमारी है जो हिडन है नहीं, और वो ट्रांसफ़र हो सकती है इस तरह, तो बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। अपना लेंस बिल्कुल फ्रेश लेना चाहिए, अपने सामने खुलवाना चाहिए और उसको सही तौर पे लगाना चाहिए, और वो किसी और को देना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपने एक दफ़ा लगा ले तो आप ही यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो जिसमें लेंस की जो डिब्बिया होती है, जो बॉक्स होता है छोटा सा जिसमें लेंस रखते हैं, वो उसकी केयर करना ज़रूरी है, क्योंकि हम उस देखते हैं सॉल्यूशन या पानी से भी बहुत ज़्यादा लोग एक तो धो रहे होते हैं, वो सॉल्यूशन का इंतखाब कैसे करें सलमान, और फिर उसको वो जो बॉक्स है उसको कितना साफ रखना है, वो कितने टाइम के बाद चेंज होता है, उसकी केयर कैसे करते हैं? देखें, जो कंटेनर बॉक्स होता है आपका, जो कॉन्टैक्ट लेंसेज का कंटेनर होता है, उसको बेहतर ये तो ये है कि आप फ्रेश पेयर के साथ फ्रेश कंटेनर यूज़ कीजिए। ठीक है। और सॉल्यूशंस जो है वो अगेन गो फॉर इंटरनेशनल ब्रांड्स। सही है। जब आप इंटरनेशनल ब्रांड्स लेंगे तो उसमें उसका मल्टीपल जो पहले मेडिसिन यूज़ की जाती थी, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मल्टीपर्पज़ सॉल्यूशंस होते हैं। और उसमें जितनी दफ़ा आप कॉन्टैक्ट लेंस चेंज करते हैं, जितनी दफ़ा आप पहनते हैं लेंसेज, उतनी दफ़ा उसका वो जो सोल्यूशन है वो आपको चेंज करना है। तो उसकी लाइफ जो आपके कंटेनर की लाइफ है वो भी उतनी है जितनी आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज की लाइफ है। तो सलमान, वो जो लोग पानी से धो रहे हैं और कह रहे हैं लगा लो सेट है, बिल्कुल फिट है, हमें तो कुछ भी नहीं होता। लोगों का तो कुछ नहीं किया जा सकता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग जब कॉन्टैक्ट लेंसेज स्पेशली कलर्ड लेंसेज लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें इसको ट्राई करवाया जाए, और बहुत से ऑप्टिशियंस करवाते भी हैं। तो जिस डॉक्टर साहब ने कहा कि एक लेंस 10 लोग ट्राई कर रहे हैं तो आँख में डिजीज़ ट्रांसफ़र होते हैं, तो ट्राई भी नहीं करना चाहिए बिल्कुल कलर डिसाइड करने के लिए। में नहीं मिलते हैं जी, बट उसके कुछ उन्होंने ट्रायल्स रखे होते हैं जी कि आप कलर डिसाइड करने के लिए लेंस पहन लें, जो उनसे कलर आपको पसंद आएगा फिर उसका आप लेंस ले लिया जाए, तो ट्रायल्स भी ठीक नहीं होते बिल्कुल। तो इसमें तो फिर हमारे जो ऑप्टिशियंस हैं उनका भी कसूर है कि वो असल में बात ही कि एजुकेशन नहीं है, और वो प्रॉपर ऑप्टिशियंस भी नहीं है, दुकानों पर बैठे हुए, तो सेल्समैन है, उसने दिखाना है और निकाल के लेंस आपको भेज देना और भेज देना है, तो ये बड़ा मसला होता है। ज़रा इजाज़त दें तो मैं आपकी इजाज़त से बात आगे कंटिन्यू करता हूँ। सलमान ने जो बात की कि ब्रांडेड और अनब्रांडेड का पता होना चाहिए। लेंस जो है वो ब्रांडेड ही लेना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली मार्केट में बहुत सारे अनब्रांडेड हैं, पता नहीं कि वो किस मटेरियल के हैं, क्या उनकी कैलिब्रेशन है, क्या उनकी फिनिशिंग है, और इसी तरह के केसेस हमारे पास डिजीज़ की सूरत में आते हैं कि डैमेज हो गया, कॉर्निया डैमेज हो गया, अल्सर हो गए, और आंखें बाज़ दफ़ा बहुत डैमेज हो जाती हैं सिर्फ इस कॉन्टैक्ट लेंस। कुछ लोग हैं जो कभी लगा के भूल गए, और जब उन्हें याद आता है उस वक्त तक आई डैमेज हो चुकी होती है। तो हमने तो एक्चुअली लॉस ऑफ आई साइट यानी ब्लाइंडनेस तक देखी है कॉन्टैक्ट लेंस के यूज़ करने। मकसद डराना नहीं है, लेकिन एहतियात करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और एहतियात नहीं करेंगे तो बहुत कुछ होगा। सर दर्द की शिकायत रहती है मुस्तकिल के, हम लेंस का इस्तेमाल करते हैं या चश्मे का इस्तेमाल भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता है, तो उसकी कॉज एक लेंस भी हो सकती है या ये सिर्फ आपका आई साइड प्रॉब्लम ही होता है? नहीं, लेंस शायद नहीं होगी। लेंस जब भी तंग करेगा एकदम आई रेड हो जाएगी, आई इरिटेबल हो जाएगी, पानी आना शुरू हो जाएगा, रेड हो जाएगी, और आई बताएगी कि ये लेंस सूटेबल नहीं है उसके लिए। सर दर्द नॉर्मली उसके साथ ताल्लुक़ नहीं, वो नंबर की करेक्शन का उसके ताल्लुक़ हो सकता है। सही। रुझान क्या है सलमान, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो ख़वातीन आती हैं, एक तो मेल परचेजर्स भी होते हैं, लोग लेते हैं आई साइड के लिए वैसे भी, और फिर किस तरह के लेंसेज के ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं? आई साइड जिनकी वीक हो कॉन्टैक्ट लेंसेज, या फिर ओनली कलर्ड लेंसेज की ज़्यादातर वो डिमांड होती है? देखिए, दोनों लेंसेज यूज़ किए जाते हैं। मेल में ज़्यादातर कलर्ड लेंसेज कंपैरेटिवली कम यूज़ किए जाते हैं, ख़वातीन ज़्यादा यूज़ करती हैं कलर्ड लेंसेज। और अगेन कलर लेंसेज में प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड जिनकी आई साइट वीक होती है वो भी कलर लेंसेज पहनना चाहती हैं,
और जो फैशन के लिए पहनना चाहती हैं, इवेंट्स के लिए, वो भी पहनते हैं। और इसी तरह जिनकी जो लोग रेगुलर लेंसेज पहनते हैं वो यूजुअली ट्रांसपेरेंट लेंसेज पहनते हैं। सही। जिन लेंसेज का पता नहीं चलता, सिर्फ आपका चश्मा उतारने के लिए। तो अच्छा सलमान, ये जो ख़वातीन इवेंट्स के लिए लेंस खरीदती हैं और फिर उनका बाद में इस्तेमाल करती हैं, एक तो रेगुलर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो आपने कहा कि मैक्सिमम 1-1.5 महीने में उनको चेंज कर लिया जाए। ये जो कभी कभी लगाने वाले लेंस हैं उनका इस्तेमाल कब तक कर सकती हैं कि आज लगाया, अब तो बहुत टाइम के बाद, महीनों के बाद इवेंट आएगा, तो क्या करें, डिस्कार्ड कर दें उसको? देखिए, कॉन्सेप्ट ऐसे है कि कंपनी कहती है अगर आपका यूजेज कम है, यूजेज लाइक आप वंस अ वीक पहनते हैं, तो आप 1 मंथ वाले लेंस को मैक्सिमम 3 मंथ्स तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। बट लेंस आपने एक दफ़ा ओपन कर लिया, सही, तो उसकी एक्सपायरी डेट स्टार्ट हो रही है, फिर आपने 3 मंथ्स बाद 90 वेयरिंग्स लेने हैं उसके, सही, तो 3 मंथ्स बाद आपने डिस्पोज ऑफ करना ही करना है। बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप जितना एक्चुअल लाइफ उसकी प्रिस्क्राइब की हुई है इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली, हम कोई आई ऑइंटमेंट्स या ड्रॉप्स वगैरह जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, रेगुलर लेंसेज, वो इस्तेमाल कर सकती हैं कोई भी? नहीं, उसमें अगर कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो ड्राई आई के लिए हो सकते हैं। कुछ लोगों को ड्राई आई होती है, कुछ आईज कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करने के बाद ड्राई हो जाती हैं, तो आर्टिफिशियल टीयर्स अवेलेबल हैं, वो इस्तेमाल किए। बट एंटीबायोटिक स्टेरॉइड कम्बिनेशन उसकी इजाज़त नहीं है अनलेस के वो प्रिस्क्राइब की जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। सलमान, आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये सेगमेंट करने का मकसद ही सिर्फ यही था कि कॉन्टैक्ट लेंसेज या कलर लेंसेज का इस्तेमाल करना वो गलत नहीं है, लेकिन दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कीजिए और ज़रूरत के तहत इस्तेमाल कीजिए। और जिस तरह के सलमान ने भी बताया कि अब तो इस तरह के लेंस जो आ गए हैं डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, या 1 टाइम आप उसको पहने एंड देन डिस्पोज ऑफ कर दें, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं। आप उनका इस्तेमाल कीजिए और अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कीजिए। तो हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट के साथ। हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा जो समाज है, हमारा जो मुआशरा है, उसमें बहुत सारी ऐसी बेटियां भी मौजूद हैं जिनके लिए हम जब सोचते हैं तो हम ये कहते हैं कि जनाब, आज तक बेटी का जो मकाम अल्लाह ताला ने रखा है, बेटी का जो मकाम इस्लाम में रखा गया है, वो हम आज तक उसको देने से कासिर हैं। क्या हम बेटियों के हुकूक अदा कर रहे हैं? जिस तरह से अल्लाह ताला ने कहा है कि अपनी बेटियों का ख्याल रखो, उनकी परवरिश रखो, बेटी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है घर के अंदर, तो क्या हम वैसे ही समझ रहे हैं? आज की हमारी जो टैगलाइन या जिसको हम जिस मौजू पर बात करने की कोशिश करेंगे वो यही है कि बेटी इतनी सस्ती क्यों है। वजह ये कि हमने हालिया दिनों में एक वाक़या देखा, और वो वाक़या इतना कर्बनाक है, इतना अज़ियतनाक है कि एक शख्स ने अपनी बेटी को सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये के एवज़ फ़रोख्त कर दिया। तो क्या बेटी इतनी सस्ती है? क्या बेटी की असमत, क्या बेटी की ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि 500 रुपए के लिए उसे फ़रोख्त किया जाए? और ये कोई एक वाक़या नहीं है, ऐसे हज़ारों वाक़यात हमारे माशरे के अंदर रिपोर्ट होते रहे हैं जो कि हमारे लिए अज़ियत का बाइस हैं, मुश्किल का बाइस हैं। और यकीन करें, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है कि जब इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं और सोचते हैं कि जो बेटियों का मकाम अल्लाह ताला ने रखा है, हम उन बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं। फिर अक्सर हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम ये बात करते हैं कि अगर बेटी ब्याह दी गई है और उसे घर से रुखसत कर दिया गया है, तो अब वो जिस घर में गई है वहाँ से उसका जनाजा ही आना चाहिए। ये बात माँ बाप अपनी बेटी को सिखा कर भेजते हैं। तो क्या मकसद है कि जिन भी हालात का वो मुकाबला करे उसे वहीं रहना है, जैसी भी मुश्किलात हो, जैसे भी इन्वायरमेंट हो, उसने रहना है। मैं ये कतई नहीं कह रही हूँ कि आप ख़वातीन को या लड़कियों को उनका घर बसाना ना सिखाएं, लेकिन खुदारा उन्हें ऐसे भी घर से ना निकालें, ऐसे भी घर से रुखसत ना करें कि उनके पास वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं कि लड़कियों की शादियां हुई, दूसरे शहरों में गई, मुल्क से बाहर गई, उनके ऊपर तेज़ाब फेंके गए, उनको मारा गया, उनको कूटा गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और ये केसेस हमने अपने सामने देखे हैं, होते हुए देखें, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं मुंह खोलती हैं क्योंकि माँ बाप ने ये कहकर भेजा है कि अब वापस मत आना, लौटना मत। तो क्या बेटी वाकई इतनी सस्ती है?
वो इतनी मजबूर है कि उसके साथ जो भी होता रहे वो कुटती रहे, वो पिटती रहे, वो जहर जो है ना अपने ऊपर सहती रहे, लेकिन वो अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर सकती। तो हम इन सारी चीज़ों पर आज बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इस पर जो गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है, उनका तारुफ आपसे कराती चलूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर नासिर महमूद साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। वेलकम टू द शो सर। साथ साथ हमने नौशाबा मन्नान साहबा को मदू किया है, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ लंदन जो कि ग़ुलाम हुसैन अवान साहब हैं, और साथ साथ सादिया सादा जो कि माहिर नफ्सियात हैं, समाजी कारकुन हैं, वो भी हमें लंदन से ज्वाइन करेंगे। और मकसद सिर्फ यही है कि जो बेटियाँ हैं उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव रखा जाता है, सर किस हद तक हम सही हैं, ये जो सीख हमें दी जाती है, हमें सिखाया जाता है, हमारी बेटियों को जिस तरह इस माशरे में ट्रीट किया जाता है, क्या इस्लाम में यही मकाम है, हम ठीक कर रहे हैं उनके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात असल ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले पूरी दुनिया के तमाम माशरों में, सिर्फ़ एक अरब नहीं, ये हिंद का माशरा देखें, उस वक्त आप रोमन एम्पायर को देखें जो उस वक्त के तरक्की याफ्ता ममालिक थे, जो उस वक्त की सुपर पावर्स थी, कहीं भी चले जाएं आपको नज़र आएगा कि लड़की, बेटी, बहन, बीवी, उसको मकाम ने दिया जाता था। और यहाँ तक कुरान मजीद ने बयान किया, वैज़ा बुश्रा अहदहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब किसी को बेटी की खबर दी जाती थी तो उसका चेहरा स्याह हो जाता था, वो परेशान हो जाता था, बेटियों को ज़िंदा दरगोर करते थे। पीछे जो इसकी वजह थी, जो उसको अगर आप तारीख़ में देखें, कुछ सीरत की किताबों में पढ़ें, अरब की तारीख़ को पढ़ें, तो जहाँ से वजह शुरू हुई वो भी एक अजीब है कि जो शुआरा औरत को अपनी शायरी का मौजू बनाते थे, उसके हुस्न को या उसको अपना मौजू बनाते, तो किसी ने गैरत में आके ये कि मेरी बेटी पर कोई शेर ना लिखे, मेरी बेटी को शायरी का मौजू ना बनाए, उसने अपनी बेटी को कत्ल किया। तो आहिस्ता आहिस्ता भाइयों ने, वहाँ ये मामला जायदाद वाला इतना नहीं था जितना ये गैरत के नाम पर शुरू हो गया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके नाजायज़ फ़ायदे उठाए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आके जो बेटी को मकाम अता किया, जो बहन को मकाम अता किया, जो बीवी को मकाम अता किया, वो बेमिसाल है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसको ऐसा खूबसूरत मकाम अता कर दिया कि बेटी को रहमत बना दिया, बीवी को दुनिया की सारी नेमतों में से बड़ी नेमत करार दे दिया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत करार दे दी गई, और बहन को जहन्नुम से बचाने वाली बना दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी को 3 बेटियों से आजमाया गया उसने उनकी परवरिश की, उनका ख्याल रखा, फिर उनकी शादी कर दी। आका ने फरमाया, जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये मेरी 2 उंगलियाँ हैं। यानी अब आप देखें, एक जन्नत की बिशारत दे दी गई, जहन्नुम से खुलासी की बिशारत दे दी गई, और सिर्फ जन्नत नहीं, वो जन्नत जिसमें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब मिल जाए। ये कुछ छोटी जन्नत नहीं है, आला तरीन दर्जे की वो जन्नत जिसमें रसूलुल्लाह का कुर्ब मिल जाए। ये सहाबा की ख्वाहिश थी, तमन्ना थी। आपने जो बात की मुआशरे में, अभी कुछ पिछले दिनों जो खबर चली, एक शख्स ने बेहिस्सी का मुजाहरा किया, ये बेहिस्सी है। इसी मुआशरे में वो बाप भी हैं, वो भाई भी हैं जो अपनी बहन के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, अपनी बेटी की इज़्ज़त की खातिर अपनी जानें कुर्बान करते हैं। हमारे मीडिया को भी चाहिए, हमें भी चाहिए, वो चीज़ें भी जो हमारे मुआशरे का रोशन पहलू हैं उनको भी सामने लाएं। इस मुआशरे में बहन और बेटी की इज़्ज़त है भी, और जहाँ नहीं है वहाँ भी ये मसला है। उसी घर की सास जो खुद भी कभी बेटी थी, वो भी उसका हिस्सा बन जाती है। तो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम। प्रोफेसर साहब, जो औरत है वही औरत का दर्द नहीं समझ रही, वही उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं समझ रही। नौशाबा, ये जो बार बार हम बात करते हैं, अभी मुझे जब प्रोफेसर साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो कहा ना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो बाप ऐसे होगा जन्नत के अंदर। जब हमारे यहाँ कोई बेटी पैदा होती है, किसी की एक बेटी और उसके बाद दोबारा उसकी बेटी हो जाए, कल मैं एक फेसबुक पर एक ग्रुप है जहाँ पर ख़वातीन अक्सर अपने मसाइल शेयर किया करती हैं, तो मैं रैंडमली चेक कर रही थी तो उसमें किसी खातून ने लिखा कि मुझे इंतहाई तकलीफ़ हुई, उस तकलीफ़ से ज़्यादा तकलीफ़ हुई जो कि मैंने उस बच्ची को पैदा करने में मैंने सफ़र किया है, जब मैंने पहला जुमला ये सुना कि लो एक बार फिर बेटी हो गई, यानी पहली बेटी के बाद दूसरी बेटी हुई। तो उनकी जो इन लॉज हैं उन्होंने पहला जुमला ये कहा, किस कर्ब से गुजरी होगी, किस अजियत से गुजरी होगी, और जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मकाम दिया है कि जिसकी 3 बेटियां वो जन्नत में ऐसे होगा, और हमारा रवैया ये है कि हमारी यहाँ सासें और ससुर और जो घर वाले हैं वो ये कह देते हैं लो दूसरी बेटी हो गई, तीसरी बेटी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रिमशा आपके मदू करने का।
कुछ मौजू ऐसे होते हैं कि जिन पर बात करते हुए रूह को तकलीफ़ होती है, बिल्कुल, और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किस कर्ब से एक खातून होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, और फिर जो हमारा शोबा है, हम कहते हैं वो दर्द भी रूह के सीखते हैं ज़ख्म जो नज़र नहीं आते। देखिए, एक औरत जब इज़्ज़त की नाम की बात होती है, जब गैरत की बात होती है, सिर्फ औरत को लेकर ही उसके ऊपर बात की जाती है। जब तरबियत की बात होती है और इज़्ज़त की बात दिखाती है, शर्म और हया की बात की जाती है, तो लड़की के ऊपर ही आता है। अभी तक हमारे माशरे में देखिए, जैसे अभी इन्होंने कहा कि इससे पहले जब ज़माना जहालियत में बच्चियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था, और फिर जब इस्लाम आया तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अबा अपनी बेटी के लिए बिछा देते थे, खड़े हो जाते थे। अब आज हम जो यहाँ पर बैठे हैं ना, इधर हमें किताबों ने तो नहीं इधर लेकर आया, हमें माशरे ने ये इज़्ज़त नहीं दी, हमें ये इज़्ज़त हमारे वालिदैन ने दी। मुझे याद है जब हम आते थे तो वालिद खड़े हो जाते थे। मेरे लिए इतना सेंसिटिव ये टॉपिक है कि वो खड़े होते थे और कहते थे अल्लाह अकबर, मेरी बेटी भी नहीं बेटा आ गया, और खड़े हो जाते थे, अपनी कुर्सी छोड़ देते थे। और जहाँ ये माशरा है जहाँ पर वालिद 500 रुपये पे आप अपनी बेटी बेच रहे आप, और ये मैं आपको एक बात बताऊँ, हम इसके ऊपर कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। बारहा एक ही बात हम सुनते हैं माशरे में, जी रोटी कपड़ा मकान पैसों के लिए बेचती बेटी, क्या बेटा नहीं बिकता पैसों के लिए? बात पैसों की नहीं है रिमशा, बात ये है कि हमारा माशरा, फिर मैं कह रही हूँ, जिस कदर बेहरा रवि का शिकार है, जैसे ज़ैनब का इंसिडेंट हुआ, क्या वो रोटी कपड़े मकान के लिए हुआ था? वो पैसों के लिए हुआ था? क्या उसके अंदर जो इमरान नाम का शख्स जिसको फांसी दी गई है, क्या वो दीन के ऊपर, वो तो नाते पढ़ता था जाकर मिलादों में। बिल्कुल, बात ये नहीं है, बात यह है कि जिस वक्त किताब जो ये कुरान पाक किताब है, ये अल्लाह की, ये तो अमल करने की किताब है, ना कि याद करने की किताब है। इसके ऊपर जब तक आप लॉ कोई भी है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो उस लॉ का कोई फायदा नहीं है। कानून हुआ जिसके ऊपर जस्टिस नहीं होगा, उस कानून का कोई फायदा नहीं है। मैं आज आपके चैनल की तवस्सुत से प्लीज, जो भी देख रहे हैं हमें कंसर्न लोग, आपने ज़ैनब का बिल पास किया, वालिदैन के ऊपर, चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर आप इनको तमीज सिखाएं। अगर ये नहीं कर सकते तो ये बच्चों के ऊपर इनको कड़ी सजा दे। जो लोग इन बच्चियों को लेकर जाते हैं और उनके साथ ज्यादती करते हैं, उनको सरेआम कैफरे के शाबा, ये तो जो आप बात कर रही हैं मैं आपसे सेकंड करूंगी, लेकिन बात ये है, ये एक और नेक्स्ट लेवल गुफ्तगू है। लेकिन ये बहुत सारी चीजें शाबा हमारे अपने घरों से जिनका आगाज हो गया है। मैं तो सवाल ही मेरा यही था कि हम तो बेटी को शाबा, हम तो मुझे इसको जरा कंप्लीट करना। हाँ जी, कर लीजिए। आपकी बात मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। आप ये देखें कि आप अपने, चले ये तो माशरा वो है कि जिधर कह रहे हैं बच्चे 500 रुपए में, अभी हमारे इस जिधर आप रह रहे हैं जो पढ़ा लिखा माशरा है उसके अंदर भी जब आप करते हैं तो बेटियों की, जैसे भी आपने दिखाया कि शादी हो तो कहना वहां से जल कर ही आना है, तुमने वहां से तुम्हारा जनाजा ही आना है। घर के अंदर आप बाकी भी छोड़ दें, बेटियों के अंदर जिस वक्त आप देते हैं उनको जायदादों के अंदर आपके हिस्से भी नहीं मिलते, और फिर वो किधर जाएंगी? औरत को इंडिविजुअल आइडेंटिटी, फिर आप देखें हम 3D इमेज ले रहे हैं। मैं बार बार कहती हूँ सोसाइटी का, अस्पतालों में जितने डिप्रेशन, जितने भी जिन्नात आते हैं, जितने भी कन्वर्जन के केसेस आते हैं, जितने भी एंग्जाइटी की आते हैं, जितनी भी जली हुई आती हैं, जितने लड़की, वो 200 में से 199 लड़कियां हैं, उन्हीं को बिजली के झटके लगते हैं। यही तो बात मैं कह रही हूँ कि ये तो बहुत औरत का हमारे यहाँ तो जो लड़कियों के साथ हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है उसी पर तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे घरों से इसका आगाज हो रहा है। हम वो तरबियत उस तरह से कर रहे हैं, हम उनको कम्युनिकेट ही इस तरीके से कर रहे हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुलाम हुसैन अमान साहब, एक और पहलू हम इस टॉपिक का ये भी रखते हैं, जब हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि बहुत सारी बेटियां जब ब्याह दी जाती हैं तो ये भी लोगों के दिमागों में होता है कि जनाब बेटी को बाहर ब्याह देंगे तो ना सिर्फ उसका फ्यूचर, उसका मुस्तकबिल सिक्योर होगा, बल्कि अहले खाना, बहन भाई, ये वो सब आ जाएंगे जनाब और बाहर बस जाएंगे। क्या इतना ही सादा, इतना ही आसान है? और वही बेटियां जब बाहर जाती हैं, जिस तरीके से वो सफ़र करती हैं, अपने घर वालों से दूर होती हैं, अपनी फैमिली से दूर होती हैं, और जो फिर उन्हें वहाँ
पर देखना पड़ता है, जो मुश्किल उनको वहाँ पर अकेले सहनी पड़ती है, किस तरह का आप मुआशरे में वहाँ पर रुझान देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। पहले आपको बताऊं कि इसका एक मुस्बत पहलू ये भी है कि जब पाकिस्तान से किसी बेटी की, किसी लड़की की शादी यूरोप या बरतानिया के अंदर होती है तो मुस्बत पहलू ये है कि एक पूरा ख़ानदान जो है वो इससे बेहतर सूरत हाल, माशी उनके हालात बेहतर हो जाते हैं, पूरे ख़ानदान को एक बड़ा अच्छा जो है मैं कहूँगा फाइनेंशियल रिलीफ भी मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमने बहुत सारे केसेस के अंदर लोगों को देखा है, वो ये है कि बेजोड़ शादियां, वहां पर यहाँ से जो एक अमीर कबीर शख्स पाकिस्तान जाता है तो वहां से उससे डबल एज से भी जो कम उम्र की लड़कियों से उसके जो वालिदैन इसलिए ब्याह देते हैं कि वहां पर ये चली जाएगी तो दूसरे घर के जो उसके जो लड़की के भाई हैं या और रिश्तेदार उनको वहां पर बुला लेगी, सेटल कर देगी। इस तरीके के अंदर लड़की की उम्र बाज का केसेस के अंदर, बल्कि बहुत सारे केसेस के अंदर 20 साल के दरमियान होती है, जबकि जो दूल्हा मियाँ हैं वो शायद 60 साल के करीब होते हैं। इस तरह के बहुत केसेस हमने देखे हैं। वो जब यहाँ पर बेजोड़ शादियां होकर यहाँ पर आते हैं तो लड़की का कोई यहाँ पर रिश्तेदार, करीबी, कोई बहन भाई यहाँ पर नहीं होता, जो उस अकेली के साथ यहाँ पर फिर जुल्म सितम होते हैं। मैं कहूंगा कि हर तरह का उसके ऊपर टॉर्चर होता है। उसका वीजा एक्सटेंड नहीं कराया जाता, अगर वो अपने जो उसका खामंद है उसकी एज मैं कहूँगा गुलाम की तरह जिंदगी नहीं गुजारती तो उसका वीजा एक्सटेंड नहीं कराया जाता। उसके अलावा उसको फाइनेंशियली तंग किया जाता है, फिर उसको कई हालात के अंदर जबरदस्ती जॉब करने पर मजबूर किया जाता है। तो फिर वो ना वो पीछे जा सकती है क्योंकि उसका पास स्टेटस वीजे का वापस जाने के लिए नहीं होता, ना वो किसी को अपना दर्द दुख बता सकती है। तो वो जो उसकी ज़हनी मैं कहूँगा कि टॉर्चर है, जो ज़हनी उसका स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और इस तरह के इतने केसेस यहाँ पर मैं कहूँगा कि जितना इस्तेमाल यहाँ पर होता है शायद एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट का, एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स का, वो शायद कहीं और नहीं होता। यहाँ पर हमने देखा है कि जो माहिर नफ्सियात हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो इसी तरह के केसेस को डील करते रहते हैं। आप होम ऑफिस में चले जाएं, हमारे पास हम जो प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं प्रदेश से देश तक, उसमें बहुत सारे केसेस इससे रिलेटेड आते हैं कि लोग इस तरह के मसाइल के साथ उनके वालिदैन राब्ता करते हैं। जी हमारी बेटी बड़ी हंसी खुशी जो है वो बरतानिया में, लंदन में शादी करके गई थी, वहां पर वो इस तरह के मसाइल का शिकार है, लेकिन उस वक्त वालिदैन नहीं सोचते कि वो एक डबल से भी ज्यादा उम्र शख्स के साथ इसलिए ब्याह दी है कि जी वहां पर उसको फाइनेंशियली को रिलीफ मिल जाएगा या वो वहां से दूसरे बहन भाइयों को वहां पर ले जाएगी, जो बेचारी अब खुद डिपेंडेंट है, जो वहां पर खुद इस तरह के कर रही है। लेकिन इस तरह का मेरा ख्याल है वालिदैन को अपनी बेटी को इतना सस्ता जो है वो करके जो है वो किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं ब्याहना चाहिए जिसकी एज का भी गैप है। बात यही है कि बेटी इतनी सस्ती क्यों है, या बेटी को हमने एटीएम क्यों समझ लिया है कि हम उन्हें कैश कराने की बस कोशिश करते हैं। सादिया, आप वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, माहिर नफ्सियात भी हैं, किस तरह के केसेस आप देखती हैं? और ये जो हमारे यहाँ रुझान है कि हमारी औरत ही औरत के मसाइल को नहीं समझती, उसके दर्द को नहीं समझती, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझती हैं, क्या वहाँ पर भी ऐसे इश्यूज आप देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जैसे कि वो कह रही थी कि ये वो टॉपिक है जो आपकी रूह को छू जाता है। बिल्कुल। नुशाबा जैसे ये जिक्र कर रही थी, देखें जो हमारे माशरे में जब हम औरत को बहुत सस्ता समझते हैं, इसके मैं समझती कि कुछ पहलू समाजी भी हैं, माशरती भी हैं और मजहबी पहलू भी हैं, क्योंकि हम औरत को एक कमोडिटी समझते हैं, उसको एक जीता जागता इंसानी समझते हैं। और इसकी जो आई थिंक जैसे इस्लाम में भी औरत को जो मुकाम दिया गया है, लेकिन हम लोग उसको वो मुकाम एक्चुअली देते नहीं हैं और सिर्फ हम लोग ये समझते हैं कि जी जैसे यहाँ पे मैंने कई देखा है कि जो लोग शादियाँ करा देते हैं इसलिए कि जी वो फैमिली के अंदर हों उनकी शादियाँ, और वो औरत की मर्जी नहीं पूछते, जबकि इस्लाम में औरत को उसका हक दिया गया है। इस्लाम में औरत को तलाक का हक दिया गया है। जब आप निकाह नामे साइन करते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी हकूक हैं जो औरत को दिए गए हैं, लेकिन वो हमारे माशरे में ये इतना ये चीज़ नॉर्म बन गई है कि वो वाला सफ़ा काट ही देते हैं कि जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि ये वो मजहबी हवाले से औरत को ये हकूक मिले हैं। उसकी मर्जी पूछी जाए, उसकी मतलब हक महर हो, ये सब कुछ हो, तलाक का हक दिया गया है, लेकिन ये सब कुछ करते वक्त वो लोग नहीं देखते हैं कि
फिर दूसरा जो माशरती पहलू है ये कि पाकिस्तान में इंतहाई गुर्बत है, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि ये एक ईजी वे आउट है कि हम लड़की को भेज दें और उसकी वजह से हमारी फाइनेंशियली हमें रिलीफ मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन अच्छा सादिया, आपके पास वहाँ पर किस तरह के केसेस आते हैं जब खवातीन आपसे डिस्कस करती हों कि एक तो घर से दूर रहने का डिप्रेशन, माँ बाप करीब नहीं है, किसी से वो बात खुलकर नहीं कह सकती, तो क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं? क्या वो जो हमें फैसिनेटिंग सी हैप्पी लाइफ दिख रही होती है, क्या वाकई जब करीब से देखती हैं तो ऐसे ही पाती हैं उनको? नहीं, वो जैसे कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने, तो वो वाकई ये बात इधर बिल्कुल ही ट्रू होती है, क्योंकि यहाँ पे जब औरत आती है शादी होके, उसको एक तो स्टेटस नहीं होता, वो उस तरह मतलब उसके राइट्स नहीं होते हैं, जैसे कि वान साहब भी कह रहे थे कि वो खुद डिपेंडेंट होती है, तो ये लोग कैसे सोच लेते हैं कि वो पूरी फैमिली को कर सकती है। बिल्कुल। आपको पता है 5 years का टाइम पीरियड है एक औरत ने गुजारनी है, और उस टाइम के अंदर देखे वो जब औरत को कोई भी यहाँ पे उनका कोई साथी नहीं होता, वो अकेली होती है, और डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा पेशेंट्स मैं देखती हूँ औरतों को, वो देखते हैं कि मतलब उनके पास जब वो इधर आती है और वो कहती है कि हमारा यहाँ पे कोई भी पुरसाने हाल ही नहीं है, मतलब कहीं पे भी आप वो जा ही नहीं सकती वो औरत, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन के देखे जाते हैं, और फिर यही डिप्रेशन आगे चल के देखा जाता है कि डिवोर्सेस की सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। बिल्कुल। और जिसकी वजह से यहाँ पे डिवोर्स केसेस की बहुत ज़्यादा रुझान है, और इन डिवोर्स केसेस की वजह से फिर यहाँ पे बच्चों के ऊपर जो बुरे असरात होते हैं वो इससे अलग हैं। बिल्कुल, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक और बड़ा, ये जो हमने गुफ्तगू का जब आगाज़ किया था तो कहा गया कि अक्सर सीख दी जाती है हमारे यहाँ उमूमी तौर पर कि जब अब तुम रुखसत कर दी गई हो तो अब जरा तुम्हारा जनाजा ही इस घर से निकलना चाहिए, तुम तभी वापस आना वरना वापस मत आना। ये फिनोमेना किस हद तक दुरुस्त है, या मैं आपको एक बात बताता कैसे इसको एलैबोरेट कर सकते हैं? दरअसल मैं आपको एक बात बताता हूँ, मसला ये है कि हम अफराद व तफरीद के शिकार हैं। अब जब हम इस वक्त अपने मुआशरे की बात करें, अगर वेस्ट की बात देखें, उन्होंने औरत को इसके हुकूक के नाम पर ना माँ रहने दिया, ना बेटी, ना बीवी, उन्होंने उसका कोई हक छोड़ा ही नहीं। यानी वहाँ पर उन्होंने औरत को हुकूक देते देते इतना नेचर से एक्सीड कर गए कि अब वहाँ शादी करनी मुश्किल हो गई है, बगैर शादी के लोग रह रहे हैं। उसको अब जब उसको राइट देने लगे हैं तो वो अब होमोज़ की तरफ चल पड़े हैं। क्या है इंसान की ज़िंदगी? अल्लाह और उसके रसूल ने जो इंसान को नेचर के मुताबिक हुकूक दिए हैं, उनकी तरफ अगर आएँ तो वालिदैन का ये जुमला थोड़ा तरबियत के लिए इस अंदाज़ में था कि बच्ची एक नए घर में जाएगी, नए इन्वायरमेंट में जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि फ़ौरन दिल बर्दाश्ता हो जाए। जो घर में माँ बाप के घर में जितनी वो सपोर्टेड लाइफ गुजार रही थी, प्यार की लाइफ थी, वालिद भी, भाई भी, वालदा भी, तो अगले घर जाके अगर वो सास का थोड़ा सा रवैया या किसी और वजह से फ़ौरन ऐसा ना हो कि घर उसका टूटने का मामला आ जाए। तो वालिदैन ने उसको ये बात कही, लेकिन मैं इन वालिदैन से कहूँगा इस हद तक मत जाएँ कि तुम्हारी वहाँ से अब चारपाई उठे। उसका मकसद ये था कि ज़िंदगी भर के लिए इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करना। लेकिन अगर आपने रिश्ता कर दिया और बाद में महसूस हुआ कि वो लोग तो कमीने हैं, वो तो इज्जत नहीं दे सकते, इज्जत ही नहीं दे सकते, छोड़ें जी, वो तो देखें जिस्मानी अजियत देना तो बहुत दूर की बात है। जब आप देखें वो इज्जत देने वाले नहीं हैं तो जितनी जल्दी हो सके उनके साथ बातचीत की जाए। फिर भी अगर वो इस रास्ते पर नहीं आते तो इस्लाम ने एक रास्ता रखा है इस निकाह के रिश्ते को अच्छे तरीके से ख़त्म करने का, और वो ये है कि तलाक़ के ज़रिए वापस आ जाए या खुला ले ले। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर ऐसे माशरे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमरा मरदूदा का जिक्र किया, एक ऐसी लड़की जिसको उसके खावंद ने नहीं रखा, उसको डाइवोर्स कर दी, फिर उसकी मुआशरे में कहीं शादी नहीं हुई, वालिद ने या भाई ने उसको संभाला। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कल क़यामत को ये वालिद या भाई जिसने डाइवोर्स्ड बहन या बेटी को संभाले रखा अपने घर में, जब ये दोज़ख में जाने लगेंगे तो ये लड़की अल्लाह के हुज़ूर इनके लिए झगड़ा करेगी। वो कहेगी या अल्लाह तूने मुझे ऐसा बनाया कि मुआशरे ने मुझे कबूल नहीं किया, मेरा ये भाई, मेरा ये वालिद सारा दिन मेहनत करके कोशिश करके मुझे खिलाते रहे, या अल्लाह मैं इनको दोज़ख में नहीं जाने दूंगी। इतना बड़ा मकाम अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को और बहन को अता किया। वो जो हदीस मुबारका मुकम्मल नहीं हो सकी, हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया 3 बेटियों के लिए जन्नत की बिशारत। फिर किसी ने पूछा या रसूलल्लाह अगर 2 हों, फरमाया 2 के लिए भी जन्नत। फिर किसी ने कहा या रसूलल्लाह अगर एक ही बेटी
बेटी हो। अल्लाह भला करे इस शख्स का जिसने ये सवाल किया। बाज़ औक़ात एक ही बेटी होती है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने एक बेटी को पाला बड़ा किया उसकी शादी की वो भी जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे मेरी 2 उंगली। बहुत खूबसूरत बात। अब मुझे क्योंकि ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो मज़ीद ज़रा इस पर भी बात करेंगे कि बेटी का एक तरफ तो ये मकाम है और दूसरी तरफ हमने बेटी को इतना मुश्किल समझ लिया है, इतना बेटी पैदा हो जाती है, बेटी बड़ी हो जाती है, पहले उसकी तालीम और तरबियत करना, फिर उसकी शादी की तैयारी करना, फिर शादी देना, एक ये मरहला। फिर शादी के बाद जब ससुराल वाले सामने मौजूद होते हैं तो उसके जहेज़ की डिमांड्स होती हैं, वो पूरी करते हैं वालिदैन। फिर उसके बाद अगर बच्चा हो रहा है तो जनाब बच्चे की जो सारी तैयारी है वो वालिदैन करके दें। फिर बच्चे के बाद जी जनाब और 10,000 फेजेज़ ऐसे आते हैं कि जनाब आज ये नहीं पूरा किया, आज ये इवेंट था तुम्हारे वालिदैन की तरफ से ये नहीं आया। तो वालिदैन की तरफ से अक्सर ये शिकवा होता है कि जनाब एक बेटी है और उसको हम सारी ज़िंदगी चाहे उसकी शादी हो भी जाए उसको पालते हैं, उसका भरना भरते हैं और बातें इस तरह से ख़त्म नहीं होती। तो बेटी को इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारे माशरे में क्यों कर दिया गया है कि वालिदैन के लिए भी वो मुश्किल बन जाती हैं। और कहते हैं ना कि अगर बेटा होता जनाब शादी कर दी होती, पढ़ा लिखा दिया, वो कमाएगा और हमें खिलाएगा। तो क्या हमने ऐसा बना भी दिया है जिसकी वजह से लोग अपनी बेटियाँ फ़रोख्त करने पर मजबूर होते जा रहे हैं और ये माशरे में ये जो चीज़ है वो पनपती जा रही है। हम इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन द शो। और जाने से पहले जिस तरह हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जब वापस आएंगे तो इस पहलू पर भी बात करेंगे कि बेटी की पैदाइश से लेकर शायद उसके दुनिया से रुखसत होने तक हमने उसको इतना मुश्किल कर दिया है। उन फेजेज़ में माँ बाप को हम डाल देते हैं कि जब वो पैदा होती है उसके बाद उसकी तालीम तरबियत सारी चीज़ें, फिर उसकी शादी की तैयारी, उसकी जहेज़ की तैयारी, जहेज़ में जो डिमांड्स रख दी जाती हैं उनको पूरा करना, और उसके बाद फिर जब वो माँ बनती है और जब वो बच्चे की पैदाइश होती है तो जनाब वो भी नानी नाना की ज़िम्मेदारी लगा दी जाती है कि आपने वो सारी चीज़ें करनी है। बहुत सारे घरों में जो बच्चियों की डिलीवरियाँ होती हैं वो तक कह दिया जाता है कि जनाब ये तुम्हारे वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, वो करेंगे। फिर सालगिरह हो, ईद हो, त्यौहार हो, रमज़ान का आगाज़ हो, हर चीज़ में एक्सपेक्टेशन यही की जाती है कि जनाब ये तो बहू के घर से आ जाएगा, ये तो बेटी के घर से आ जाएगा उनकी, वो तो उन्होंने ये नहीं दिया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हमारे वालिदैन के लिए हमने कितनी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं कि जब एक बेटी पैदा होती है तो फिर हम इसी फेज़ में पड़ जाते हैं कि आगे अब बस इसी को हमने पालते रहना है। नौशाबा, आप अग्री करती हैं मेरी इस बात से? मैं बिल्कुल 100% रिमशा आपकी बात से एग्री करती हूँ। जिधर खूबसूरती की बात आती है, जिधर कायनात में तस्वीर के रंग भरने की बात आती है, जिधर एक डेकोरेशन की बात आती है, जिधर खिदमत की बात आती है, जिधर उधर तो हमारी बच्चियों का ही नाम या ख़वातीन देखें, ये नहीं है। आप इसको जैसे अभी पहले कहा गया एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी तस्वुर करें। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। आप हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।